हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर जो हमारा चर्चा का विषय है वो है प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था। इसको हम शुरुआती औपनिवेशिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इसके अर्थ, इसकी प्रगति और इसके प्रभावों के ऊपर चर्चा करेंगे। औपनिवेशिक जो व्यवस्था है जिसको हम उपनिवेशवाद बोलते हैं, ये साम्राज्यवाद के साथ जुड़ा हुआ है, उसका एक अंग है। साम्राज्यवाद जो है, जो देश दूसरे के ऊपर कब्जा करते हैं, और उपनिवेश जो है जिसके ऊपर कब्जा किया जाता है। लेकिन ये जो साम्राज्य शब्द है, हम इसको प्राचीन काल में भी हम इस शब्द का कई बार प्रयोग करते हैं। अब जैसे भारत के संदर्भ में आप देखें, हम मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्ष का साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, ये शब्द यूज करते हैं। अब ये जो प्राचीन जो साम्राज्य शब्द यूज हो रहा है, पहले इसका मतलब समझें, फिर हम जो आज का जो उपनिवेशवादी शब्द है हम इसकी चर्चा करेंगे। अब प्राचीन काल के अंदर जो राजा है वो अपने राज्य का विस्तार करके अपना साम्राज्य स्थापित करता था, अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। अब विजय के बाद वो उस क्षेत्र को भी अपने राज्य का ही हिस्सा मानकर अब बराबरी के आधार पर शासन करता था। अब जो मौर्य साम्राज्य है, अब उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की तो कलिंग को उसने अपना राज्य ही माना। ये प्राचीन जो साम्राज्य है उसकी विशेषताएं हैं, यानी विजयी जो क्षेत्र है वहां उसको अपने ही राज्य का हिस्सा मानकर बराबरी के आधार पर शासन करते रहे, जैसा वो दूसरी जगह करते रहे। अब जो शुरुआती औपनिवेशिक व्यवस्था है, जो आधुनिक काल के साथ जो साम्राज्य विस्तार हुआ, अब उसमें जो है, अब साम्राज्य की परिभाषा बदल गई, उसका उद्देश्य बदल गया। अब जो साम्राज्य विस्तार का जो मतलब है वो ये है, दूसरे देशों के जिसके ऊपर विजय प्राप्त की गई है, वहां उन देशों की जो है, जो संसाधन है, उनका प्रयोग जो है वो साम्राज्य देश के लिए, जो विजयी देश है उसके लिए किया जाना। अब जो इसकी शुरुआत वो हमारे को स्पेन और पुर्तगाल द्वारा अमेरिका में दिखाई देती है। अब इस व्यवस्था के अंदर क्या है, जो विजयी देश है, विजयी देश के लोग उस देश के ऊपर में बस गए, और वहां के जो प्राकृतिक संसाधन है, वहां के जो लोग हैं, अब उनका शोषण करते हैं। उन्होंने क्या किया, उस देश की राजनीति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके और उसके जो आर्थिक और जो सांस्कृतिक तंत्र है उसका प्रयोग अपने देश के लिए करेंगे। अब ये शुरुआती औपनिवेशिक तंत्र है। ये बाद में उन्नत औपनिवेशिक व्यवस्था में बदलता है जब औद्योगिक क्रांति हो जाती है, जब कच्चे माल की मंडी के रूप में इन देशों को यूज किया जाता है, और जो तैयार माल है और उसको बेचने के लिए बाजार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये आधुनिक काल से जुड़ी हुई है, यानी प्राचीन काल और मध्य काल के अंदर औपनिवेशिक व्यवस्था नहीं है, इस प्रकार की साम्राज्यवादी व्यवस्था नहीं है। और भूमध्य सागरीय जो व्यापारिक व्यवस्था से जब अटलांटिक महासागर की ओर जो व्यापारिक व्यवस्था उभरती है, उस दौरान जो प्रक्रिया आई, उस प्रक्रिया के दौरान जो है औपनिवेशिक व्यवस्था जो है वो उभरी। हम इसको विस्तार से आगे और चर्चा करेंगे। अब हुआ यह कि जो भौगोलिक खोजें हुई थी उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो महासागरों के जो व्यापारिक मार्ग हैं वो आपस में जुड़ गए। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पहले जो जो क्षेत्रीय स्वभाव था व्यापारिक केंद्रों का या स्थानीयता थी उनके अंदर, अब वो खत्म हो गई और उसके स्थान पर जो है एक वैश्विक व्यवस्था जो है उभरना शुरू हो गई थी। इसकी चर्चा जो है हमने अपनी पिछली वीडियो में भी की थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो भी देख लें, वो इस प्रक्रिया को समझने में और सहायता करेगी। आइए पहले हम 1492, ये हम डेट ले रहे हैं कोलंबस की द्वारा अमेरिका की खोज की, उस समय के विश्व का एक थोड़ा हम एक रिकैप लें कि उस समय का विश्व कैसा था। उस समय जो विश्व की जो व्यवस्थाएं हैं, जो व्यापारिक व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो वो भूमध्य सागरीय व्यवस्था,
इधर बाल्टिक सागरीय व्यवस्था, इधर लाल सागर और ये भूमध्य सागर आपस जुड़ा हुआ था, काला सागर और भूमध्य सागर आपस जुड़ा हुआ था, और इधर जो है फारस की खाड़ी से जो है भारत और अरब आपस में जुड़े हुए थे, और इधर ये हिंद महासागर में जो है फारस खाड़ी से और अरब के लोग जो है, भारत के लोग जो हैं, अफ्रीका के लोग इधर गरम मसाले के व्यापार के लिए इधर आते थे, और बंगाल की खाड़ी से का क्षेत्र इधर जुड़ा हुआ है, और इधर चीन का जो क्षेत्र है वो इधर जुड़ा हुआ है। ये भारत, चीन, अरब, मध्य एशिया के इलाके, यूरोप और भूमध्य सागर के आसपास अफ्रीका का क्षेत्र और हिंद महासागर की जो सीमाओं के ऊपर जो है अफ्रीका, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं किसी ना किसी ढंग से, और एक हिस्से से लोग जो हैं दूसरे हिस्से में जा भी रहे हैं। जैसे मार्को पोलो जो है वो चीन की यात्रा पर जा रहा है, भारत के अंदर जो है इबन बतूता जो है अफ्रीका से आ रहा है। ये लोग एक दूसरे दूसरे स्थान पर जा भी रहे हैं। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में या ऑस्ट्रेलिया के साथ संपर्क नहीं है, और दूसरी तरफ इधर अमेरिका के साथ अभी देशों का संपर्क नहीं है। इन देशों का संपर्क नहीं है किसी भी प्रकार से, इनकी जानकारी नहीं है। जितने भी साहित्य 1492 तक लिखा गया उसमें कहीं पर भी अमेरिका या किसी ऐसी दुनिया के बारे में जानकारी नहीं है जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मेल खाती हो। लेकिन 1492 के बाद ये सीन चेंज होता है। अब 1492 से पहले जो है जो अमेरिका की जो स्थिति है, हम थोड़ा उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अमेरिका जो है महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं, ये दो हिस्सों में, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और बीच में जो है ये सागर जो है इसको कैरिबियन सागर बोला जाता है, बीच वाले हिस्से को। अब कैरिबियन जो है यहाँ पर जो मध्य का हिस्सा है इसके, इसमें अनेकों छोटे छोटे द्वीप हैं, अनेकों छोटे छोटे द्वीप हैं, और यहीं पर एक द्वीप है ये बहामास, जहां पर सबसे पहले कोलंबस पहुंचा था। अब बीच में कुछ बड़े द्वीप भी हैं, क्यूबा, हैती जैसे, लेकिन आसपास अनेकों छोटे छोटे द्वीप हैं। जो बड़े द्वीप हैं, बहामास है, वहां पर जो है जो लोग रहते थे वो अरावाक लोग हैं, अरावाकी लोग थे उस कबीले का नाम। और वो अतिथि सत्कार के लिए, गेस्ट का सम्मान करने के लिए बड़े माने जाते थे। ये सारी जो जानकारी है जो हमारे को इनके बारे में प्राप्त हो रही है, ये यूरोप के लोगों द्वारा दी गई जानकारी है। हमें उनके जो लोग थे वहां के, उनके द्वारा दी गई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अभी हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से इन सभी लोगों को जो है खत्म किया गया, ये सभ्यताएं नष्ट हो गई। अब जो इसके आसपास जो छोटे छोटे जो द्वीप हैं, वहां पर जो कबीला रहते हैं वो, उनका नाम है, वो कबीले कैरिब कबीले हैं, और वो लड़ाकू कबीले हैं। खूंखार शब्द यूरोप के लोग इनके लिए यूज कर रहे हैं, और शिकारी नेचर के या शिकार करने वाले लोग रहे होंगे ये, और उन्हीं के नाम से जो है इस सागर का नाम जो है कैरिबियन सागर रखा गया। अब इसके बीच में जो ये मैक्सिको सिटी जहां पर लिखा हुआ है, ये मैक्सिको का इलाका है, आज का मैक्सिको सिटी। यहाँ पर यही वो जगह जहां पर 600 ईसा से 900 ईस्वी तक जो है माया सभ्यता रही, और उसके बाद जो है 1100 ईस्वी के आसपास जहां यहाँ पर टोल्टक सभ्यता रही। अब यहाँ पर मैक्सिका साम्राज्य था या कबीलों का शासन था। मैक्सिका जो है इनकी देवी का नाम है, उसी के नाम पर जो है इस सभ्यता को मैक्सिका सभ्यता बोला जाता है। लेकिन इनके लिए जो शब्द दिया गया वो दिया गया एजटेक, एजटेक इनको कहते हैं। इनकी राजधानी का जो नाम है वो था टेनोचिटलान, आज का जो मैक्सिको है। ये उस समय एक समृद्ध शहर था। 1500 के आसपास जब यहाँ पर स्पेन के लोगों ने अपने उपनिवेश बनाए, उस समय यहाँ की जो आबादी है 2.5 करोड़ के करीब रही होगी। अब इधर दक्षिण के अंदर, इधर दक्षिण अमेरिका के अंदर ये पेरू का इलाका, यहाँ पर इंका लोग ये जो है ऊंचे क्षेत्रों में रहते थे, और जो इंका शब्द है ये यूज करते थे ये अपने शासक के लिए, मुखिया के लिए। और यूरोप के लोगों ने सभी लोगों को जो है इस सभ्यता के लिए ही जो है इंका शब्द यूज किया है।
और इनकी कोई लिखित भाषा नहीं थी। हमें कोई इनका स्रोत नहीं प्राप्त होता है लिखित में। जो इनकी भाषा है उसको क्वेचुआ कहा जाता था। इनका समाज और जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कबीलाई आधार पर संगठित थी। इसमें कोई 1.6 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते थे। ये जो सभ्यताएं हैं, चाहे वो दक्षिणी अमेरिका में है, मध्य अमेरिका में है, या कैरेबियन सागर में है, ये अपने अपने ढंग से चल रही थी, अपने ढंग से चल रही थी और ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन 1492 ईस्वी में कोलंबस ने इसकी खोज कर दी और उसके बाद जो है सभी कुछ बदल गया। उसके बाद सारा कुछ जो है वो बदल गया। कोलंबस जो है वो जेनोवा का नागरिक था, निवासी था। और जेनोवा के जो व्यापारी हैं वो इस इलाके में गिब्राल्टर के सागर को पार करके पुर्तगाल के नाविकों के साथ मिलकर वो इधर बाल्टिक सागर में व्यापार करने पहुंच रहे थे। और इसी दौरान जो है उन्होंने ये यहाँ पर ये कैनरी द्वीप हैं, कैनरी द्वीप पर इन्होंने जेनोवा के व्यापारियों ने और पुर्तगाल के व्यापारियों ने नाविकों के साथ मिलकर यहाँ पर गन्ने की खेती शुरू कर दी थी कैनरी द्वीप के अंदर। और इस द्वीप में जो है वो गन्ने की खेती कर रहे हैं और दास जो है वो अफ्रीका से बिल्कुल पास लगता अफ्रीका है, उसे ये दास ले रहे हैं कैनरी द्वीप में। और गन्ने से जो है उनको शोरा बना रहे हैं, चीनी बना रहे हैं। और जो यूरोप के अंदर जो है चीनी का व्यापार बढ़ रहा है। पहले वहां पर चीनी प्रयोग में नहीं होती थी, लेकिन अब यूरोप के लोग जो है चीनी का प्रयोग करने लग रहे हैं, जिससे चीनी का व्यापार और उसके चीनी की जो मांग जो है वो लगातार बढ़ रही थी। अब ऐसे में ही जो कोलंबस है वो पुर्तगाल के शासक को जापान की खोज के बारे में कहता है, क्योंकि मार्को पोलो की जो वृत्तांत है उसमें जापान का वर्णन है। लेकिन जो पुर्तगाल का शासक है वो जापान को अभी जो है एक मिथ किया है, एक मिथक देश मानता है, इसलिए वो कोलंबस की बात पर ध्यान नहीं देता। अब कोलंबस जो है वो मैड्रिड में यानी कि स्पेन के शासक से बात करता है। स्पेन का शासक जो है कोलंबस की यात्रा के लिए सहमत हो जाता है। अब कोलंबस जो है इधर कैरिबियन द्वीप से लेकर यहाँ पर ये कैप वर्डे तक आते हैं और उसके बाद जो है वो अटलांटिक सागर को पार करता हुआ वो इधर जो है इधर ये अमेरिका के मध्य हिस्से के अंदर जो है इस जगह ये बहामास यहां पर पहुंचता है। अब ये एक नई घटना है। अब काफी समय तक तो जो कोलंबस है वो यही समझता रहा कि उसने जो है इंडीज की खोज कर दी, वो इंडीज के किसी द्वीप के ऊपर है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये इंडीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गर्म मसाले नहीं है। और इंडीज की विशेषता क्या है, वहां पे गर्म मसाले हैं। अब यहाँ पे गर्म मसाले नहीं होते हैं, इसलिए जो है इसको नई दुनिया का नाम दिया गया। और उसके बाद जो है लगातार इस क्षेत्र के अंदर स्पेन के लोग आने लगे। अब इसका नाम अमेरिका कैसे रखा? एक फ्लोरेंस जो इटली का नगर राज्य है उसका भूगोलवेत्ता जो है वो उसने बाद में ब्राजील के इलाकों के अंदर, अमेरिका के अंदरूनी इलाकों की उसने खोज की। अमेरिगो वेस्पुसी 1507 में जो है इसी के नाम पर जो है जब मानचित्र बनाया गया तो उसके अंदर इसका नाम जो है अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पे अमेरिका रखा गया। कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के बाद स्पेन का विजय अभियान स्टार्ट होता है, औपनिवेशिक शासन की शुरुआत होती है। अब उस समय जब 16वीं शताब्दी के शुरू के अंदर जो एज़टेक साम्राज्य की राजधानी है टेनोचिटलान, उसकी पॉपुलेशन जो है वो 2.5 लाख है। उस समय के जो विश्व के सबसे बड़े बड़े शहर हैं ये उनमें से एक है जनसंख्या के हिसाब से 2.5। और वैसे भी वहां पर जो पिरामिड है, वहां पे बोटेनिकल गार्डन है, नहरें हैं, चिड़ियाघर हैं, सीवरेज प्रणाली है और जो दूसरी साफ सुथरी जो है वहां पे गलियां थी। अब यह उस सभ्यता के लिए गर्व का विषय थी। अब जो विशाल साम्राज्य था, ये जटिल साम्राज्य है, शक्तिशाली शासन था, 2.5 करोड़ की आबादी थी। हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त होती है,
जो भी जानकारी है वो यूरोप के शासकों द्वारा प्राप्त होती है। अब 600 स्पेनिश लोगों ने हर्नन कॉर्टेस के नेतृत्व में इस साम्राज्य को हरा दिया। इंका को तो पिजारो ने इससे भी छोटी सेना के साथ 1530 में हरा दिया। अब कॉर्टेस और जो एज़टेक है वो किस प्रकार से वहां पे घटनाक्रम घटा कि स्पेन के लोग जो हैं अपने साथ जो है स्टील की तलवारें, बारूद और घोड़े लेकर गए थे। अब उनके साथ पुरानी दुनिया के वायरस भी गए थे, ये अनजाने में गए थे, वो लेकर गए थे। अब अमेरिका के लोगों में जो है इन बीमारियों के प्रति जो है प्रतिरोध क्षमता नहीं थी, क्योंकि एक ही इलाके में रहने वाले लोगों में जो है बीमारियों के प्रति प्रतिरोध क्षमता पैदा हो जाती है। लेकिन अभी अमेरिका के लोग जो है अभी संपर्क में ही नहीं आए थे इधर, और तलवारें, बारूद और घोड़ा जो है वो अभी अमेरिका में नहीं था। स्टील की तलवारें, वो तांबे के उनके पास हथियार है, बारूद और घोड़े उनके पास नहीं है। अब ये शक्तिशाली जो है व्यवस्था के साथ वहां पहुंचे। अब कोलंबस जब गुआनाहानी पहुंचा तो उसने खुद को वायसराय घोषित कर दिया। आसान था क्योंकि उसके पास तलवारें या बारूद है, घोड़े हैं। और स्पेन के का जो प्रतिनिधि बन के वहां पे रहने लगा। इस दौरान क्या है, चेचक की महामारी ने जो है अरावाक लोगों पर कहर बरसा दिया। अरावाक और उनकी जीवन शैली क्या क्या हो गया, लोप हो गया। लोग बीमारी से ही मर गए, मुकाबला तो क्या करें, वैसे भी वो शांति प्रिय लोग थे। अब जो कोर्टेस है और उसके सैनिकों ने आसानी से एज़टेक को जीत लिया। अब 1519 ईस्वी में कोर्टेस मैक्सिको के निकट जो है तटीय क्षेत्र में पहुंचा। अब उसको वहां पे सोने की मात्रा के बारे में से सुना था कि यहाँ पे बड़ी मात्रा में सोना है। तो वहां का जो शासक है मोटेजुमा, उसे स्पेनिश लोगों को देवता माना कि ये देवता है यहाँ कोई। अब उसने उन्हें सोना देकर शांत करने के बारे में सोचा कि सोना देकर शांत किया जा सकता है। लेकिन कोर्टेस जो है वो ज्यादा सोने के लालच में टेनोचिटलान का अभियान शुरू करता है। अब एज़टेक के जो विरोधी कबीले हैं वो भी कोर्टेस का साथ देते हैं, लेकिन तांबे के हथियारों वाले एज़टेक जो हैं वो स्पेनिश लोगों के सामने नहीं ठहर पाए। 1520 ईस्वी में आधे से ज्यादा टेनोचिटलान के जो नागरिक हैं वो बीमारी से मारे गए, उनके हौसले जो है वो प्रस्त हो गए, गिर गए। अब कोर्टेस के नेतृत्व में आसानी से जो है वो एज़टेक को हरा दिया गया। ये इलाके स्पेन के कब्जे में आ गए। दूसरी तरफ पिजारो ने इंका को जीता। वो पहले ही जो है वहां पर चेचक की बीमारी फैल गई थी, जिससे जो इंका की जनसंख्या वो आधी हो गई थी। बाद में वहां पटोसी के अंदर चांदी के विशाल भंडार मिले, और इन्होंने स्पेन के लोगों ने स्थानीय लोगों को, मूल निवासियों को ही खानों में काम करने के लिए दास बना लिया। इस प्रकार जो मध्य अमेरिका के इलाके हैं वहां पर स्पेन ने अपना कब्जा जो है वो स्थापित कर लिया। आइए अब दक्षिण अमेरिका के अंदर, ब्राजील के अंदर पुर्तगाली उपनिवेशों की बात करते हैं, साम्राज्यवाद की बात करते हैं। पुर्तगाल का एक नाविक पेड्रो अल्वारिस कैब्राल, वो जहाजों का एक बेड़ा लेकर वो एशिया के साथ व्यापार करने के लिए, हिंद महासागर के साथ व्यापार करने के लिए निकला। रास्ते में कैप वर्ड के स्थान पर जो है वो रास्ता भटक गया, और रास्ता भटक कर वो हिंद महासागर पार करके जो है वो दक्षिण अमेरिका के ब्राजील के इलाकों में पहुंचा। अमेरिका में पुर्तगालियों का साम्राज्य। अब ब्राजील जो है एक पेड़ को कहती है, उसी से इस देश का नाम रखा गया है, जिसकी लाल इमारती लकड़ी थी जो बिल्डिंग बनाने के काम आती थी, और इसमें लाल रंजक मिलता, लाल रंग मिलता था जो कपड़ों पर और दूसरी जगह प्रयोग लाया जाता था। अब इसी लकड़ी के व्यापार को लेकर बाद में पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों के मध्य के जो व्यापारी थे उनमें युद्ध भी हुए, जिसमें पुर्तगाली जीते। अब पुर्तगाल ने के जो राजा ने 1534 ईस्वी में ब्राजील को 14 कप्तानियों बांट दिया। अब ये नो मैन लैंड है, यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, थोड़े थोड़े कबीले हैं जिसकी हमने चर्चा की थी। अब ब्राजील में बसने वाले जो पुर्तगाली थे उनको इनका प्रशासन का काम सौंप दिया। अब ये अपने आप ही वहां पे साम्राज्य स्थापित हो गया। अब 1540 के दशक में पुर्तगालियों ने ब्राजील में गन्ने की खेती शुरू की। अब इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े बागान तैयार किए वहां पर, और वहां पर चीनी की मिलें लगाई, जैसा उन्होंने कैनरी के द्वीप में किया। अब शुरू में तो उन्होंने क्या किया, जो ब्राजील के मूल निवासी है उनके श्रम का प्रयोग किया, उनकी लेबर का प्रयोग किया।
जैसे वहां पे कैनरी में उन्होंने अफ्रीका के लोगों का किया। लेकिन ये जो मूल निवासी थे, ये इस स्किल को समझ नहीं पाए और वो जंगलों में भाग गए। अब इसकी पूर्ति करने के लिए अफ्रीका से जो है दास लाया जाना शुरू हुआ। अब वहां से दास मंगाएंगे। अब व्यापार के अंदर जो है वो दासों का व्यापार भी शुरू हुआ। अब हम इसको जो है इतिहास के अंदर कोलंबियन एक्सचेंज का समय बोलते हैं। कोलंबियन, कोलंबस। अब एक्सचेंज मैंने विनिमय। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में अब कई चीजें एक्सचेंज हुई। अब जो अमेरिका के अंदर जो औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ, उसके वहां के बाद जो है वहां पर लोग पहुंचे, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव पहुंचे, प्राकृतिक उत्पादन वहां पहुंचा, जो भोजन, जो नई दुनिया का भोजन है और पुरानी दुनिया का भोजन है, उसका विनिमय हुआ। जैसे मक्का, आलू, मिर्च, शक्करकंदी आदि जो भोज्य पदार्थ हैं, वो तेजी से यूरेशिया, यूरोप और एशिया के इलाकों में पहुंचे। तंबाकू भी इसी समय जो है वो पुरानी दुनिया में पहुंचा, नई दुनिया से। अब 1518 से लेकर 16 तक नई दुनिया में 17 बार महामारियां फैली, जो हम कह रहे हैं सूक्ष्म जीव जो वहां पहुंच रहे हैं। एस्टेक की जो पॉपुलेशन जो थी वो 2.5 करोड़ थी, जो 50 साल बाद जो है 27 लाख रहेगी, और उसके 100 साल बाद जो है 7.5 लाख रहेगी, जिनको रेड इंडियंस बोलते हैं। अमेरिका के अंदर आज भी ये बड़ी कम पॉपुलेशन के साथ रह रहे हैं। इसको हम कोलंबियन एक्सचेंज बोल रहे हैं। अब यहाँ पटोसी के अंदर जो है चीनी के विशाल भंडारों का पता चला। अब इन खानों में काम करने के लिए स्पेन ने जो है इंका के लोगों को दास बना लिया। अब वो इन खानों में काम कर रहे हैं। हम इसी को उपनिवेशवादी बोल रहे हैं कि जो मूल निवासी है, जो वहां के मालिक हैं, वो खानों में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो बाहर से हैं वो वहां के क्या बन गए, मालिक बन गए। और ये जो सारा सोना चांदी वहां प्राप्त हो रहा है वो कहां जा रहा है? 1503 से लेकर 1660 ईस्वी तक अमेरिका से 3.2 करोड़ पौंड चांदी, 3.6 लाख पौंड सोना भेजा गया यूरोप, यानी स्पेन के अंदर इतनी मात्रा में सोना और चांदी जो है वो भेजा गया। हम इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, उपनिवेश बोल रहे हैं। अब श्रम पूर्ति की समस्या आई। अब पुर्तगाल के ने तो जब वहां गन्ने की खेती शुरू की, गन्ने के अंदर खेती में जो है ज्यादा श्रम की जरूरत होती है। अब उसने वहां पे बाग तैयार किए थे, चीनी की मिलें तैयार की थी। अब वहां पे श्रमिक कहां से ला रहे हैं वो? अब इसके लिए वो श्रमिक ला रहे हैं अफ्रीका से दासों के रूप में, क्योंकि स्थानीय लोग जो है यहां से भाग गए थे। जो स्पेन के लोग हैं उन्होंने स्थानीय लोगों से ही इसकी पूर्ति की थी। इसलिए पुर्तगाल जो है वो दास के व्यापार में सबसे आगे रहा। तो हमने देखा कि जो भौगोलिक खोजें हैं उन्होंने जो एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ा, एक महासागर को दूसरे महासागर से जोड़ा। अब उसके परिणाम स्वरूप जो ऐतिहासिक चरण में पिछड़े हुए इलाके थे, जैसे अमेरिका के अंदर जो कबीलाई लोग थे, जो अभी सभ्यता के उस चरण में नहीं पहुंचे थे कि वो बारूद का प्रयोग कर सकें, उनके पास स्टील की तलवारें हो, या वो उस प्रकार से व्यापार के चरण में नहीं पहुंचे थे, वो इलाके आसानी से उपनिवेश बन गए। अब स्पेन के लोगों ने मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के ऊपर अधिकार किया और वहां के संसाधनों का दोहन किया। अब जो पुर्तगाल के लोग हैं उन्होंने ब्राजील के संसाधनों का दोहन किया, वहां के लोगों का शोषण किया। अब उसके परिणाम स्वरूप जो है ये एक औपनिवेशिक व्यवस्था बनी। इसको हम प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था कह रहे हैं, शुरुआती औपनिवेशिक व्यवस्था कह रहे हैं। जब एक देश ने दूसरे देश पर कब्जा किया और उस देश के संसाधनों का प्रयोग जो है उन्होंने अपने मूल देश के लिए किया। तो यह था प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था। उसका अर्थ क्या है, उसका प्रसार कैसे हुआ और उसके क्या प्रभाव रहे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।